गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक, उसके अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा है बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन ऑन द वेव फंक्शन। बाउंड्री कंडीशंस के लिए सबसे पहले तरंग फलन के लिए मैक्स बोर्ड ने तरंग फलन की व्याख्या की थी और उसने समझाया था कि जो तरंग फलन है इस पर दो प्रतिबंध लगते हैं। पहला, ये साई आर का स्पेस के किसी एक स्थान पर मान सिंगल वैल्यूड होना चाहिए ताकि तरंग फलन से वर्णित कण के उस स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता का मान एक ही हो। द्वितीय, स्पेस के प्रत्येक स्थान पर साई आर का मान परिमित होना चाहिए ताकि किसी आयतन अल्पांश टीवी में कण के पाए जाने की प्रायिकता साई मॉड का स्क्वायर डीवी का मान परिमित हो, अर्थात आकाश के प्रत्येक स्थान पर तरंग फलन एकल मानी और परिमित होना चाहिए। श्रोणीय समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। इस कारण जब किसी परिमित विभव क्षेत्र में कोई कण गतिशील होता है तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अर्थात डेल स्क्वायर साई भी परिमित होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब तरंग फलन साई और इसकी प्रवणता डेल साई और डेल एक्स, डेल साई और डेल वाई, डेल साई और डेल जेड अर्थात ग्रेडियंट साई सतत हो। इसका अर्थ यह है कि साई और साई की प्रवणता एक्स वाई जेड के सापेक्ष सतत फलन होनी चाहिए। यदि वी आर एक्स वाई जेड के फलन के रूप में कोई बाउंड्री पर फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का प्रदर्शन करता है, असंततता का प्रदर्शन करता है, जैसा कि डायग्राम 1 में हम दिखाएंगे आपको। ये डायग्राम 1 इसमें डिस्कंटिन्यूटी का प्रदर्शन करता है, तब यह असंतत डेल स्क्वायर साई में दृष्टिगोचर होता है। लेकिन डेल स्क्वायर साई के परिमित होने का अर्थ होगा कि उस परिसीमा पर ग्रेड साई और साई दोनों ही सतत हों, क्योंकि यदि कहीं ग्रेड साई डिस्कंटिन्यूस होता है तो उस स्थान पर डेल स्क्वायर साई का मान अनंत हो जाएगा। अतः श्रोणीय समीकरण के जो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण होने के कारण है उसके हल इस प्रकार होने चाहिए कि साई और ग्रेड साई दोनों ही एक्स वाई जेड के सतत फलन हों और ये प्रतिबंध विभव क्षेत्र वी आर के परिमित होने का परिणाम है। यदि विभव क्षेत्र की परिसीमा पर वी एक्स इजिकल टू इन्फिनिटी हो तो साई एक्स का मान 0 होगा। श्रोणीय समीकरण का समय टी चर के सापेक्ष एक कोटि की जो अवकल समीकरण है वो आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इजिकल टू एस साई है। अतः जहाँ पर डेल साई अपॉन डेल टी का परिमित होने का अर्थ है साई समय टी का एक सतत फलन होना चाहिए। अतः तरंग फलन साई पर परिसीमा और सांतन प्रतिबंध निम्न होने चाहिए। साई एक परिमित होना चाहिए, साई एकलमानी होना चाहिए, साई सतत फलन होना चाहिए। ये डेल साई और डेल एक्स, डेल साई और डेल वाई, डेल साई और डेल सतत होने चाहिए। उन प्रतिबंधों के कारण समीकरण हम आगे जो डायग्राम दिखाने वाले हैं, ये डायग्राम है 6। इनमें दिए गए तरंगफलन किसी भौतिक निकाय के लिए संभव तरंगफलन नहीं हो सकते, तो श्रोडिंगर समीकरण के केवल वही हल भौतिक निकाय की अवस्था का वर्णन कर सकते हैं जो परिसीमा और सांतन प्रतिबंधों का पालन करते हों। इस कारण गणितीय रूप में श्रोडिंगर समीकरण के अनेक हल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल वही हल मान्य होते हैं जो परिसीमा और सांतन प्रतिबंधों का पालन करते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, दिए गए जो तरंग फलन किसी भौतिक निकाय के तरंग फलन नहीं हो सकते क्योंकि ये परिसीमा और सांतन प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं। जैसे डायग्राम ए है, ये साई का एकलमानी नहीं है क्योंकि प्रत्येक एक्स पर साई के 2 मान हैं। इसी प्रकार बी है, ग्रेडियंट साई डेल साई और डेल एक्स डिसकंटिन्यूट है। सी, साई का मान एक स्थान पर अनंत हो रहा है और अर्थात साई परिमित होना चाहिए। साई एक स्थान पर डबल वैल्यूड है डी में। ई में साई एक स्थान पर बहु मल्टी वैल्यूड है और एफ साई का मान परिमित नहीं है क्योंकि साई माइनस साइन इन्फिनिटी से एक्स भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो साई वो 0 होना चाहिए साई को। इसलिए इनका मान प्रतिबंध ये जो डायग्राम दिखा रखे हैं सारे साई के लिए संतुष्ट नहीं होते हैं। साई के लिए हमें जो प्रतिबंध हैं वो परिमित होना चाहिए, साई एकलमानी होना चाहिए और साई जो है सतत होना चाहिए और उनकी जो प्रवणता है वो भी सतत होनी चाहिए। यही साई की एक बाउंड्री कंडीशंस है। थैंक यू।